हाँ नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रशासन और उसके विस्तार की चर्चा की। आज हम एक नए इशू पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश पीरियड और आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में पहला जुडिशियल मर्डर जो ऐतिहासिक घटना थी उसकी आज चर्चा करेंगे। वो है नंद कुमार के, राजा नंद कुमार के। 1757 में प्लासी की लड़ाई के समय राजा नंद कुमार जो बंगाल के नवाब के अधीन उस समय हुगली की गवर्नर हुआ करते थे। 1756 में जब क्लाइव के साथ प्लासी की लड़ाई हुई तो राजा नंद कुमार ने बंगाल के नवाब का साथ दिया। इस बात को लेकर अंग्रेजों के दिमाग में राजा नंद कुमार हमेशा खटकते थे। प्लासी की हार के बाद बंगाल का जो मुख्यालय है वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता चला जाता है। सारे शासन प्रशासन कंपनी के चुने हुए अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। राजा नंद कुमार जैसे हैसियत वाले लोग किनारे लग जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ब्रिटिश पार्लियामेंट से 1772 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश इंडिया में एक 4 न्यायिक सदस्यों की एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। एक गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना है जिसमें 4 सदस्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। वारेन हेस्टिंग्स के जो गवर्नर की परिषद थी उसमें उन 4 सदस्यों के जो नाम थे जिसमें एक सदस्य वारेन हेस्टिंग्स का समर्थन करते थे, 3 सदस्य विरोध करते थे। जो विरोध करने वाले सदस्य थे और जो समर्थन करने वाले सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद के, सबको समान अधिकार दिया गया था। परंतु गवर्नर जनरल उस परिषद को प्रिसाइड करता था। उनके नाम थे फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन वारवेल। 4 गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसका प्रिसाइड गवर्नर जनरल करता था वारेन हेस्टिंग्स। 3 सदस्य हमेशा विरोध करते थे। कौन कौन? फ्रांसिस क्लेवरिंग और मॉनसन। वारवेल हमेशा समर्थन करता था। जो विरोधी 3 सदस्यों ने एक षड्यंत्र किया और उस षड्यंत्र में राजा नंद कुमार को प्रस्तावित किया कि राजा नंद कुमार एक प्रार्थना पत्र दे परिषद के सामने और वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाए, जिससे वारेन हेस्टिंग्स को नीचा गिराया दिखाया जा सके और परिषद पर नियंत्रण बढ़ाया जा सके। जैसे ही प्रशासन मुर्शिदाबाद से कलकत्ता जाता है, नंद कुमार जैसे जमींदार साइड में लग जाते हैं। तीनों गवर्नर जनरल की परिषद ने नंद कुमार को वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर लिखित आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया। उस लिखित आरोप में वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो आरोप लगाए, लिखित आरोप
दो थे। पहला, वारेन हेस्टिंग्स ने राजा नंद कुमार से 1 लाख घूस लिया था। उस 1 लाख जो घूस के एवज में नंद कुमार के पुत्र गुरदास को दीवान बनाने की वादा किया था। दूसरा लिखित आरोप नंद कुमार ने वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ परिषद के समक्ष लगाया था कि 2,50,000 रुपये अवध की बेगम मुन्नी बेगम से उनके नाबालिग मुबारक उद दौला का संरक्षक बनने के लिए लिया है, गार्जियन। परिषद के समक्ष रखा गया। परिषद को प्रिसाइड गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कर रहे थे। गवर्नर जनरल और उनके एक भरोसेमंद सदस्य वारवेल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इस सुझाव दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सामने जाइए, वहाँ आपके लिए बेटर न्याय मिल सकता है। तो परिषद के जो अन्य सदस्य थे, उन लोगों ने, फ्रांसिस क्लेवेरिंग आदि ने देखा कि इस तरह का जो विरोध किया जा रहा है, उन तीनों लोगों ने सर्वसम्मत से क्लेवेरिंग को अगला अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि उनका यह कहना था कि जो चेयरपर्सन है उसके खिलाफ एलिगेशन लगा है, इसलिए परिषद के चेयरपर्सन अपने खिलाफ आरोपों को सुन नहीं सकते। क्लेवेरिंग ने अध्यक्षता करके सारे आरोपों को साक्ष्य एकत्र करके सारे आरोपों को सिद्ध पाया और वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ 3,54,105 रुपये का जुर्माना लगाया और उसे कंपनी के ट्रेजरी में जमा करने का आदेश दिया। इस घटना से वारेन हेस्टिंग्स नंद कुमार के खिलाफ षड्यंत्र करने की सोची और इस षड्यंत्र में फोर्जरी का केस नंद कुमार के खिलाफ तैयार कराया और वो 1765 का एक दस्तावेज पर केस बनवाने के लिए प्रेरित किया, जो नॉन क्लियरेंस ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ बैंकर था। तो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। वारेन हेस्टिंग्स ने उस फर्जी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए मोहन प्रसाद को तैयार किया। उस फर्जी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस इम्पे वारेन हेस्टिंग्स के बहुत अच्छे मित्र थे और जो 3 अन्य सदस्य जजेस थे वो भी इम्पे की प्रभाव की थे। वहाँ इस मुद्दे को लेकर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था।
उस केस की सुनवाई में जस्टिस इम्पे ने गवाहों से खुद जिरह किया और सर्वोच्च न्यायालय ने राजा की परिषद में उस कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार के खिलाफ जो जालसाजी का आरोप लगाया, उस पर डिफेंस साइड से दो क्वेश्चन उठाए गए। एक कि जालसाजी का जो आरोप है वो 1765 का है, वो रेगुलेटिव एक्ट के बहुत पहले का है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं। फौजदारी कानून के हिसाब से लोकल क्रिमिनल कोर्ट को अधिकार है। और दूसरा ग्राउंड था कि 1729 का जो लैंड एक्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो इंडिया में अप्लीकेबल नहीं, जिसमें इस जालसाजी के जैसे आरोप पर किसी भी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया जा सके। परंतु चीफ जस्टिस और उनके ब्रदर्स जज कन्विक्शन के लिए आमादा थे और राजा नंद कुमार को कैपिटल पनिशमेंट इम्पोज किया। और उस प्रार्थना पत्र को भी खारिज कर दिया जिसमें अपील हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो होनी थी तब तक के लिए सेंटेंसेस और पनिशमेंट को स्थगित रखा गया। वो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और 1775 को राजा नंद कुमार को फांसी की सजा सुना दी। यह सब केवल ब्रिटिश कंपनी का राजा नंद कुमार के खिलाफ एक षड्यंत्र है, क्योंकि प्लासी की लड़ाई में राजा नंद कुमार ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया था। जस्टिस इम्पे ने डिफेंस साइड के किसी भी आर्गूमेंट को कंसीडर नहीं किया और जुरिडिक्शन के मामले में और नेचर ऑफ पनिशमेंट के मामले में दोनों कानूनी जो इश्यूज थे उसको दरकिनार करते हुए जो इस तरह की सज़ा दी उसे भारतीय इतिहास में न्यायिक हत्या की बहुत बड़ी घटना मानता है। आज के संदर्भों में भी हमारी न्यायपालिका के कितने जजों के भ्रष्टाचार को बचाया जाता है, उनके खिलाफ महाभियोग के लिए जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों को जिनके घरों में नोटों की गड्डियाँ मिली आज तक महाभियोग नहीं लग पाया। इस तरह से जो न्यायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में का जो प्रशासनिक क्षेत्रों का जो अपराधीकरण हुआ वो एक लंबे समय से आज तक दिखाई देगा।
लोकतंत्र, न्यायिक और प्रशासनिक अपराधीकरण दोनों एक साथ नहीं चल सकते। पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र का मुख्य चरित्र है, जिसे बचाने के लिए न्यायपालिका को बहुत ही पारदर्शी होना। धन्यवाद। इसके बाद फिर अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे।